मोदी हालिया कई रैलियों में राम मंदिर के मौजू पर बयानबाजी से परहेज करते नजर आए, लेकिन कल यूपी के शहर वाराणसी में मोदी अपने ही रंग में नजर आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी ने ढके छुपे अंदाज में कह दिया कि यूपी की आवाम बीजेपी को इख्तियार में लाकर मुल्क में राम राज्य कायम कर सकती है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। रैली में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने यूपी के अवाम से मुल्क में राम राज्य कायम करने में बीजेपी की मदद करने की अपील की। मोदी ने कहा कि यूपी में 80 लोकसभा नशिस्तें हैं, जो कि दिल्ली की गद्दी बीजेपी को दिलाने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अवाम को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की। मोदी ने कहा कि वो सिर्फ वादे नहीं करते, बल्कि वादों को वफा करना भी जानते हैं। हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं, इरादे लेकर के आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी हरीफ जमात कांग्रेस पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने मुल्क में महंगाई और बदउनवानी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन जिन रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, उनकी हालत इंतहाई बदतर है। वहां बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है, न तिब्बी इमदाद है और न सख्त सर्दी से बचने का कोई बंदोबस्त। इस दौरान इन कैंपों में तकरीबन 40 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हालत का जायजा लेने के लिए हुकूक इंसानी कमीशन के एक वफद ने कल मुजफ्फरनगर का दौरा किया। कैंपों का दौरा करने वाले वहां के पनाहगजीनों की हालत को नाकाबिले बयान बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यूपी की अखिलेश हुकूमत और यूपी की इंतजामिया खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। उनका दावा है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है और 43 करोड़ 50 लाख मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन ये मुआवजा कहां गया और किसे दिया गया, ये सवाल तब उठता है जब हम इन कैंपों के पनाहगजीनों से मिलते हैं। आज भी ये पनाहगजीन कसमपुर्सी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिनीश पवन ने हुकूमत और इंतजामिया के दावों की बुनियाद पर जायजा लिया तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। नगर दंगों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग दंगे के दंश को झेल रहे हैं। बात अगर सरकार की करें तो सरकार ने लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा इनको अभी तक दिया है, लेकिन और अन्य यहाँ पर सुविधाएं देने की भी बात जिला प्रशासन कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ और ही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ राहत शिविर कैंप में जो लोई में रह रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। उनसे आगे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह का दर्द और किस तरह की ठंड से वो इस समय रात काट रहे हैं शिविर में। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है जी। मोहम्मद जहीर, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ? क्या तुम्हें अभी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता मिली? जी 2-4 दिन से जिला प्रशासन की तरफ से जैसे कंबल वगैरह है, उससे ठंड नहीं रुकती है तो कंबल वगैरह बांट रहे, बहुत हल्के कंबल है। तो और ठंड से हर बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और उससे ठंड नहीं रुक रही है। ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी ठंड से है। और फिलहाल जैसे मेरी खुद की स्थिति है कि परिवार से अलग रह रहा हूँ, मेरा मुआवजे में नाम नहीं है और उसके बाद 12 सदस्य है मेरे परिवार में, उसके बाद में लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। बिल्कुल, यानी कि लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा दिया तो जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं जिनको अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। आपका नाम? मेरा नाम जहूर हसन है, फोगाने का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है जी, एक तो जो है हर चीज की परेशानी है, न हमारे पे जो छत है सर के ऊपर और नहीं जो है प्रशासन की तरफ से कोई हमें अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर तो जो है कंबल भी मिल रहे हैं, बच्चों के गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं। 8 आदमियों का परिवार है मेरा, न मेरा जो है मुआवजे में नाम है और जो है बस हर चीज की दिक्कत ही बन रही है।
बिल्कुल दिक्कतें ज्यादा हैं, लोग फिर भी मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं क्योंकि अब उनको अपनी जान का खतरा है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं और क्या अभी तक जिस प्रकार से जिला प्रशासन दावे कर रहा है आप लोगों को मदद करने का, क्या वाकई मदद मिली है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिले। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और उन्हें भी इन लोग का प्रशासन ने बिल्कुल नहीं उठाया। जो हमारे आगे तबल गिंडास होता काटा, प्रशासन तो बिल्कुल अंधी हो रही जी, कुछ नहीं कर रही प्रशासन तो। यहाँ शिविर में किस तरह रह रहे हैं आप? यहाँ शिविर में झुग्गी में आग बाल बाल कर रात काट रही जी हम। हमारे जी से हमारे से पूछ कर देखो, वो तो कोठी में रहे, उसे क्या है जो वो 5 लाख रुपए उन्हें दिए, हम उसे 10 लाख रुपए देवा जो हमारे की डालो झुग्गी में बैठ कर दिन रात काटता है वो। सब चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे मिल गए अपना काम करेंगे जहाँ इन्होंने देना, हम कहाँ जाए। चल में तो एक कमरे की भी जमीन नहीं खरीद सकते हम लोग, इतनी महंगी है वहाँ जमीन। तो को शिविर में पड़े, ठंड लगती है, दवाई काम नहीं करती, तो दवाई पवाई चाय ते ले ला, दूध नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, हम बहुत तंग है जी। ये दर्द है जो लोगों के जुबान पर सामने आ रहा है। यानी कि बात करें 100 दिन बीतने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए, आज शिविर में रह रहे हैं, लेकिन शिविर में रहने को जिस प्रकार से वो रात काट रहे हैं, उस रात को देखकर नहीं लगता कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से रात काट सकता होगा। साफ तौर पर कहना है कि कोठियों में रहकर रहना बेहद आसान है, लेकिन उनकी तरह कोठी से निकलकर अगर कोई यहाँ रहे तो मुआवजे के नाम पर मिलने वाली 5 लाख की रकम के बजाय ये 10 लाख उनको दे सकते हैं। दिनेश पवार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। तो ये है वो हकीकत जिनसे ईटीवी आपको रूबरू करवा रहा है। उधर मुजफ्फरनगर राहत कैंपों में सरकारी इमदाद नदारत है, लेकिन फलाही तंजीमों की जानिब से जो इमदाद भेजी जा रही है उस पर भी लूट खसोट मच गई है और इंतजामिया सिर्फ तमाशाई बनी है। मुजफ्फरनगर के लोई राहत कैंप में बड़ी तादाद में पनाहगजीन मौजूद हैं। इन पनाहगजीनों को सरकारी इमदाद जो थोड़ी बहुत मिल रही थी वो बहुत पहले बंद की जा चुकी। हुकूमत ने इन कैंपों को बगैर कोई मुतबादल दिए खाली करने का हुक्म तक भी डाला। अब ये कैंप फलाही और समाजी तंजीमों की इमदाद के भरोसे चल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ठंड से 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके पेश नजर दिल्ली की एक फलाही तंजीम ने गर्म कपड़ों से भरा एक ट्रक भेजा। इस ट्रक पर पनाहगजीनों ने हल्ला बोल दिया। ट्रक पर मौजूद लोगों ने भीड़ से बचने के लिए कपड़े बाकायदगी से तकसीम करने के बजाय लुटाने शुरू कर दिए और लोग कपड़े लेने के लिए आपस में ही लड़ पड़े। लेकिन यहाँ मौजूद इंतजामिया सिर्फ तमाशाई बनी रही। इस अफरा तफरी में ये भी हुआ कि जिन्हें हकीकी मायनों में जरूरत थी वही लोग महरूम रह गए। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद यूपी पुलिस पूरी रियासत में अक़लियती तबके और खासतौर से मुसलमानों को एतमाद में लेने और उनसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है। इसी मंसूबे के तहत मजहबी शख्सियात, दानिशवरों और समाजी कारकुनान के साथ पुलिस और इंतजामिया के आला अहदेदारान राब्ते के प्रोग्राम भी मुनक़िद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद से सबक हासिल करते हुए रियासती हुकूमत ने मुस्लिम अवाम और पुलिस इंतजामिया के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए कानपुर में समाजी तंजीम जमीयतुल अवाम की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदार शामिल हुए। कहता है कि कोई भी समुदाय उसी समाज का एक अंग होता है। कुछ लोग ये रहते हैं कि चूंकि उनको किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने उन तक हाथ नहीं बढ़ाया है, उनको बुलाया नहीं है, तो वो एक अलग रहते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज का कोई ऐसा समुदाय है जो इस तरह से यानी महसूस कर रहा है कि अभी अलग थलग है, आपका जिम्मेदारी होती है प्रशासक के रूप में कि उस तक जाएं, उसके लोगों से बात करें, वहाँ पे बैठे लोगों से जब आप बात करते हैं तो उनको महसूस होता है कि प्रशासन उनके लिए भी है। हमारे माननीय हाई कोर्ट के जजेस, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और 3 जिलों के एसएसपीज को इसकी स्टडी के लिए एक दिन के लिए यहाँ पर आए, जो लखनऊ, इलाहाबाद और गाजियाबाद के एसएसपीज। इसके अलावा आईजी गुजरात के, आईजी पंजाब के और डीसीपी दिल्ली के, ये सब लोग आकर इसका अध्ययन करके जा चुके हैं और जल्दी ही अपने प्रदेशों में और जिलों में इसका रेप्लिका बनाएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एसपीओ स्कीम के लिए हमारे आदरणीय प्रमुख गृह सचिव साहब ने इसको एक संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर गवर्नमेंट से फंड्स देने का उन्होंने मन बना लिया है। जल्दी इसमें गवर्नमेंट के फंड्स भी आने लगेंगे।
जलसे में शामिल मजहबी शख्सियात और समाजी कारकुनान ने भी अपने मुस्बत रद्दमल का इजहार किया। मैंने पहले भी बताया था कि ये दो हिस्से हैं, एक तो जिला इंतजामिया का होता है और एक आवाम का होता है। ये दोनों हिस्से जब तक के मिल करके नहीं काम करेंगे, कोई भी काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता है। तो उसको हमने मिलाने का काम किया। ये मानकर चलिए कि मील का पत्थर साबित होंगे अगर एक दूसरे की को कोऑपरेट करेंगे। जलसे में पुलिस इंतजामिया ने इस बात का एतराफ किया कि अक़लियतों के दरमियान पुलिस शबीह अच्छी नहीं है। इंतजामिया का कहना था कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद किसी भी मसले पर उनसे राब्ता कर सकते हैं। ETV न्यूज कानपुर। हम जिन्स परस्ती इन दिनों मुल्क में मौजूद बहस बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुर्म करार दे दिया है, लेकिन इस जुर्म की सजा तजवीज नहीं की गई है। मरकजी हुकूमत ने इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। उधर मुल्क के तमाम मजाहिब के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजाहिब के रहनुमाओं ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। अलबत्ता ईसाई पेशवा इसे जुर्म नहीं मानते। खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क की ज्यादातर आबादी मशरकी तहजीब की परवरदा है। इस तहजीब में अज़दवाजी रिश्ते का तस्वुर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के मानने वालों में हमजिनसी का तस्वुर नहीं है और उन्होंने हमजिनसी के कानून को रद्द किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। अलबत्ता दिल्ली चर्च के फादर डोमिनिक इमैनुअल इसे जुर्म नहीं मानते। उसे जुर्म कहा है ना, और मजहब हम ये कहते हैं कि मजहब भी उसे जुर्म करार देता है। तो जब जुर्म करार देता है तो अब यह है कि उसे क्या सजा दी जानी चाहिए, अलग बात है। और आज इस आप लोगों के मध्य से ये जानी चाहिए बात कि हमें इसको पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहिए। हमें होमोसेक्सुअलिटी की ओर नहीं जाना चाहिए, समलैंगिकता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे वंश परंपरा और भारत की संस्कृति, संविधान दोनों। हम इन लोगों को अपना भाई बहन ही मानते हैं, हमारे समाज के अंग हैं और हम चाहते हैं कि उनसे ठीक से पेश आया जाए और उनको आदर सम्मान दिया जाए और बातचीत करके जो भी है उनसे किया जाए, परंतु हम उनको अपराधी नहीं मानते। स्वामी ओंकार आनंद बाल विवाह की तायीद करते हैं। उनका मानना है कि इससे इस्मत दरी और हम जिन्स परस्ती जैसे वाकयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। जो व्यवस्थाएं पहले थी उससे इन चीजें कम होती थी। पहले बाल विवाह था तो उसमें ये संस्कार में होता था, पवित्रता रहती थी। कहीं न कहीं बचपने में ही जब वो सारी संस्कार से जुड़ जाता था तो एक बंधन तो रहता था, लेकिन कोई भी चीज ऐसी आज नहीं है जो बंधन में ना रख करके और पूरे जीवन उसको सही से चलाया जा सके। इस्लाम के नुक्ते नजर से तो बहरहाल वो उम्र की पाबंदी को सही नहीं समझता, आदमी के इख्तियार पर देता है। इस्लाम ने इस मामले में इस्लाम का नुक्ते नजर ये है कि वो ये लिमिट नहीं बताता, बल्कि इंसान की जरूरत और उसके हालात के लिहाज से आजादी देता है। लेकिन बहरहाल मुल्क का कानून बन गया है तो उसकी पाबंदी आप करनी होगी आपको। जमाते इस्लामी हिंद के ज़ीरे एहतमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजाहिब के उलमा ने शिरकत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अदाकार सलमान खान और कलर चैनल के इंतजामिया के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई है। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दफा 29(5)A के तहत दर्ज FIR में कहा गया है कि बिग बॉस नामी एक शो के जरिए जन्नत और दोज़ख के मजहबी तस्वुर की तौहीन की गई है। यूपी हुकूमत ने वादों के बाद इख्तिदार हासिल किया और अब खोखले दावों से अपनी कारकर्दगी मनवाने की कोशिश कर रही है। कन्या विद्याधन, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप जैसी स्कीमों का खूब ढिंडोरा भी पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तलबा तालिबात इन खोखले वादों से तंग आकर अब एहतिजाज पर भी उतर आए हैं। मेरठ के तलबा तालिबात का सरकारी स्कॉलरशिप की इमदाद और लैपटॉप का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। तहसीलों और सरकारी दफातर के चक्कर काटने के बाद अब ये तालिबात अपने हक के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ना तो हमें लैपटॉप मिला, ना ही कन्या विद्याधन मिला और ना ही स्कॉलरशिप आई। हमारी स्कॉलरशिप नेट पे चढ़ा दी गई, नेट पे चढ़ा रखी है वो, किंतु
समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने फाइलें दबा दी गई है। जब गए लिखवाई फाइल तो ये कहा 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन छोड़ा 20 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अधिकारी ने कोई स्कॉलरशिप नहीं भिजवाया। हमारा प्रिंसिपल भी मना कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं आए। नहीं, BA सेकंड ईयर के स्टूडेंट हम जी। अब BA फर्स्ट ईयर की भी नहीं आई है हमारी, आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप बच्चे के आगे पढ़ाई के लिए मिलता, लेकिन हमें जब स्कॉलरशिप ही नहीं मिला तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ये बतलाओ जी। कभी भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं। हाँ जी, फॉर्म भेजा है, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, इसलिए कह दिया जाता है हर बार भी। सर हम पिछले मंगल तहसील में भी गए थे मवाना, लेकिन वहाँ के SDM ने कहा कि मेरठ मिलो जाके उनसे वो करो अपनी शिकायत, इसलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें बढ़ा नहीं दिया उन्होंने, हमारी शिकायत ही नहीं सुन रहे। समाजी तंजीमें मानती हैं कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश तो की, ताहम इन स्कीमों को मुस्तहकीन तक पहुंचाने में संजीदगी नहीं दिखाई। स्कीमों की जरूरी शर्तों को पूरा करना जहां गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, वहीं दफातर में फैली बदनुमानी इमदाद को मुस्तहकीन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। गवर्नमेंट मुसलमानों को वो तो दे रही है, वजीफे दे रही है, लेकिन वो मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सिर्फ दलालों तक होकर के रह जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो जो पढ़ा रहे हैं उनको तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग उनसे दलाली कर रहे हैं और आपस में सौदेबाजी कर रहे हैं, वो लोग से फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फलाही स्कीमों की कामयाबी का ढिंढोरा जितना पीटा जा रहा है, हकीकत यह है कि तस्वीरें उससे बिल्कुल अलग नजर आती हैं। ETV न्यूज मेरठ। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली में रियासती कांग्रेस की क़यादत के मामले में मुस्लिम लीडरान को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम है। दिल्ली के मुसलमान नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस के इस कदम को बेवफाई से ताबीर कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 70 सीटों पर सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इन उम्मीदवारों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी की लहर का डटकर सामना किया और बड़ी तादाद में वोट लेकर एकतरफा कामयाबी हासिल की, जबकि पूरी दिल्ली से कांग्रेस के खाते में जो 8 सीटें आई हैं, उनमें चांदनी चौक और गांधीनगर की सीटों पर मिली कामयाबी भी दोनों सीटों पर मौजूद 30% मुस्लिम वोटरों की रहीने मिन्नत थी। यही वजह है कि जब दिल्ली कांग्रेस के सदर BJP अग्रवाल ने इंतखाबात में शिकस्त का जिम्मा कबूल करके इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस के बदतरीन हालात में मुसलमानों की वफादारी को देखते हुए रियासत में पार्टी की जिम्मेदारी मुस्लिम लीडरान में से किसी को दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। इस सिलसिले में बल्ली मारान की MLA और दिल्ली सरकार में वजीर तवानाई हारून यूसुफ का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन मुसलमानों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया और सिख तबका के नौजवान लीडर अरविंद सिंह लवली को दिल्ली में पार्टी का सरबराह बना दिया गया। मुस्लिम लीडरों को इस तरह नजरअंदाज किए जाने से मुसलमान नाराज हैं। यानी गांधीनगर की सीट और चांदनी चौक की सीट जहां से 2 सिख कांग्रेसी जीते हैं, दोनों पर 35% मुस्लिम वोट है और उन्हीं वोट से ये दोनों लोग जीते हैं। तो जो ये 8 में से 6 हैं, इनके बारे में बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट से जीते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस का हिंदू बैकलैश का और मुस्लिम बैकलैश का जो कंसीडरेशन हमेशा रहा है, वही अब भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ने पहले भी कभी सबक नहीं सीखा, अब भी सबक नहीं सीखा। जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल के साथ हुकूमत ने मजाक किया, कि तमाम लोगों से वादा किया, खुद वजीर आजम ने मुस्लिम तंजीमों से वादा किया कि वो कम्युनल वायलेंस बिल को इस विंटर सेशन में पास कराएंगे, और 2 दिन बाकी होने के बावजूद उसको पास नहीं कराया। 2 दिन पहले सेशन की कार्रवाई पार्लियामेंट की आपने बंद कर दी। आप चाहते तो 2 दिन का वक्त था आपके पास। दिल्ली में मुस्लिम आबादी का तनासुब सरकारी आदादोशुमार के लिहाज से 13% से जायद है,
जबकि सिखों की आबादी दिल्ली में 5% से भी कम है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को महज 24% वोट मिले हैं, जिनमें कांग्रेस को मुस्तफाबाद सीट पर हसन अहमद की बदौलत 56,000, ओखला में आसिफ मोहम्मद खान की सूरत में 50,000, सलीमपुरी में चौधरी मतीन ने 48,000, इसी तरह बल्ली मारान में हारून यूसुफ ने 30,000 से ज्यादा वोट दिलाए हैं। जबकि राजधानी में कांग्रेस की मिलने वाली वोटों में मुस्लिम वोटों का तनासुब बहुत ज्यादा रहा है। यही वजह है कि पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ धोखा देती आई, लॉलीपॉप देती आई है। कई मसलों पर हुआ है ऐसा। मिसाल के तौर पर यहाँ भी कर दिया उन्होंने ऐसा। 2 सीटें सिख भाइयों की आई और 1 सीट जो हमारी उधर पुरानी दिल्ली साइड से है उस पर भी मुसलमानों जीत दिलाई। दिल्ली में अब कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरान को देने के लिए सिर्फ ऐवान असेंबली में अपने अरकान के सरबराह की जिम्मेदारी ही बाकी बची है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की जानिब से इलाहाबाद में एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से मुदर्रिसीन के मसाइल से हुकूमत की अदम तवज्जुही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। मीटिंग के दौरान एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दीगर तालीमी इदारों के मसावी तनख्वाह स्केल मंजूर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। प्रोग्राम का खिताब करते हुए एसोसिएशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान ने कहा कि मुदर्रिसीन के मसाइल पर मरकजी और रियासती हुकूमतों की तवज्जो मरकूज कराने के लिए इत्तिफाक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ज़ाब्ता मुलाजमत एक ज़माने से अरसे से नहीं हो रहा है, उसको नाफिज कराने के लिए और मुदर्रिसीन की जो तनख्वाहों में तफरीक है उसको दूर करने के लिए और हुकूमत पर एक दबाव बनाने के लिए यहाँ हुई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इमाम आली मुकाम का अलम तैयार किया गया है। इस अलम को दुनिया का सबसे ऊंचा अलम बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले जर्मनी में 55 फीट का अलम बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान में 60 फीट ऊंचा अलम बनाया गया, लेकिन सुल्तानपुर के अमहर कस्बे में गुज़िश्ता बरस 65 फीट ऊंचा अलम बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। लेकिन इस साल यहां के लोगों ने 110 फीट का ऊंचा अलम बनाकर पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को ही तोड़ दिया। राजस्थान की वज़ीर-ए-आला वसुंधरा राजे ने अपनी काबीना में पहली बार तौसीक की। वसुंधरा राजे की काबीना में शामिल वुज़रा ने कल जयपुर में हलफ लिया। राजस्थान की काबीना में यूनुस खान को भी शामिल किया गया है। रियासती वजीर की हैसियत से हलफ बर्दारी के बाद ईटीवी ने यूनुस खान समेत उनके अफराद खाना से खुसूसी बातचीत की है। यूनुस खान ने कहा कि राजस्थान हुकूमत अवाम की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी। कैबिनेट मंत्री के रूप में वसुंधरा सरकार में जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें यूनुस खान भी मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ में मौजूद हैं। यूनुस भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि किस तरह की फीलिंग है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया? देखिए, पहला धन्यवाद तो राजस्थान की जनता का और उसके बाद में हमारे नेतृत्व माननीय वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता में विश्वास व्यक्त करके दूसरी बार काबीना मंत्री का शपथ दिलाई है। उसके लिए मैं उनका आभार करता हूं। और जहां तक मैं सोचता हूं कि मेरे महसूस यही कर रहा हूं कि ये बड़ी जीत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी है और जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन पर खरा उतरने का हमारा संगठित रूप से और एक पूरे मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से प्रयास रहेगा। क्या लगता है कौन सा पोर्टफोलियो है जिसपे, क्योंकि आप परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, खेल युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं, कई पोर्टफोलियो आप संभाल चुके हैं, तो अब इस बार क्या उम्मीद है? ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। जो भी जिम्मेदारी देंगी उसको बखूबी ईमानदारी के साथ करने का कोशिश करेंगे। आपका अनुभव है वो बता रहा हो कि ये जो भी उनकी जिस तरीके की भी इच्छा है उसमें जो भी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ये अभी कहना उचित नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, आपकी जी बहू आपसे बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह की फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या कहना चाहेंगी, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है आपने, तो किस तरह की पूरा परिवार है वो किस तरह की फीलिंग है उसकी? बहुत अच्छा महसूस। चलिए काफी जी बिल्कुल उत्साह है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और कुछ भी बहुत खुश हूँ। तो पूरा यूनुस खान का ये पूरा परिवार है, हमसे मुखातिब था ईटीवी पर। शपथ लेने के बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में यूनुस खान हैं, वसुंधरा राजे के विश्वस्त चेहरे माने जाते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विशाल, ईटीवी न्यूज, जयपुर। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और यकजहती व भाईचारगी के लिए तसव्वुफ, मौसीकी और नज़्मों के जरिए उनकी खिदमात को पेश करने के लिए हैदराबाद में जश्न खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। 28 दिसंबर को जुबली हॉल बाग आमा में इफ्तिताही इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जबकि ललित कला त्रिवन बाग आमा में मौसीकी रेस प्रोग्राम रंग खुसरो के उन्वान से मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, टूरिज्म, नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मनी और उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश के ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है। कमिश्नर अक़लियती बहबूद शेख मोहम्मद इकबाल को 6 माह के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। शेख मोहम्मद इकबाल ने कल बाद नमाज जुमा हज हाउस पहुंचकर वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से अपना चार्ज हासिल किया। इस मौके पर शेख मोहम्मद इकबाल ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन का इस्तेमाल करेंगे। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम पुणे में मीर तकी मीर हयात और फन के उन्वान से एक तौसीक़ खुतबे का एहतमाम किया गया। तौसीक़ खुतबे में पुणे की अदीबा मुमताज़ मुनव्वर पीर भाई ने शिरकत की और मीर तकी मीर की हयात और उनकी शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली। पेश है ये रिपोर्ट। पूना में रसिक मित्र मंडल का क़याम 30 साल कबल अमल में आया था। रसिक मित्र मंडल के क़याम का मकसद मुख्तलिफ ज़बान और अदब के शोरा व उदबा को एक स्टेज पर लाना और उसके तवस्सुत से ज़बान और अदब के बीच बाहमी रब्त पैदा करना है। तंजीम के ज़ेर एहतमाम हर माह किसी एक मौजू पर तौसीक़ खुतबे का एहतमाम किया जाता है। इस बार तौसीक़ खुतबे के लिए मीर तकी मीर हयात व खिदमात मौजू का इंतखाब किया गया। सोसाइटी का मकसद मराठी अदब के साथ उर्दू अदब को फरोग देना है। हम सब जितने उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती के आद्य कवि जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले गुजरे हैं, जिन्होंने बुनियाद या नींव डाली है, उन लोगों के ऊपर हम लोगों को उसको मालूमात देना चाहते हैं। यानी जैसे केशव सूद के ऊपर हो गया, दलपत और नरमत के ऊपर हो गई, वैसे गालिब के ऊपर एक तकरीर हो गई, वैसे मीर तकी मीर के ऊपर रखी गई है। रसिक मित्र मंडल के जरिए हर माह के दूसरे हफ्ते में अदबी मौजू पर तौसीक़ खुतबे का एहतमाम किया जाता है। सोसाइटी की 30वीं सालगिरह के मौके पर खुदा सुखन मीर तकी मीर के उन्वान से मुनक्किदा तौसीक़ खुतबे में अदीबा व शायरा मुमताज मुनव्वर पीर भाई को मदऊ किया गया। मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने अपने तौसीक़ खुतबे में मीर के अहद शायरी के साथ ज़बान व बयान पर भी तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रसिक मित्र मंडल ने मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा व उदबा पर जो तौसीक़ खुतबे के इनकाद का सिलसिला शुरू किया, इससे न सिर्फ मुख्तलिफ ज़बान व अदब के अहल कलम एक मंच पर आएंगे, बल्कि इसके जरिए उर्दू वालों को भी दूसरी ज़बानों के अदब को करीब से समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने मीर को इसलिए चुना क्योंकि गालिब की वजह से उस जमाने के जितने शोरा थे वो सारे जरा दब से गए हैं। बहुत जो खास तौर पे जो उर्दू ज्यादा नहीं जानते उन लोगों को ये शोरा के बारे में बहुत कम मालूम है। जैसे मीर हुए, ज़ौक़ हुए, ये नॉन उर्दू लोग उनको नहीं जानते, तो उन लोगों को उजागर करने के मकसद से मीर के ताल्लुक से बात की गई और उनको चुना गया। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम इस तौसीक़ खुतबे का इनकाद पुणे के पत्रकार भवन में किया गया। तकरीब में पूना की मुख्तदिर शख्सियात ने शिरकत की और इस तरह की तकरीब को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। ईटीवी न्यूज पूना। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। अगला प्रोग्राम
और रात का अंधेरा पूरी दुनिया को अपने आगोश में समेट लेने के लिए बेचैन होता है, तो हर इंसान की पहली जरूरत होती है रोशनी। और एक शमा का हौसला तो देखिए, इतने विकराल अंधेरे से लड़ती है बिल्कुल अकेली। कुछ इसी तरह जिंदगी के साथ भी होता है। जब गमों के अंधेरे जिंदगी